नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम में आपका स्वागत है। अर्थम को आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे और टीम को प्रेरित करता है। आइए इस सप्ताह एक नए विषय से मिलते हैं। इस सप्ताह एक बड़ी खबर आई जिससे पता चला कि 2025 की दूसरी तिमाही में ग्लोबल डेट यानी दुनिया की सरकारों पर कर्ज 337.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह आंकड़ा बड़ा है, विशाल है। आइए इसे ऐसे समझें कि अगर आप हर दिन $1 मिलियन खर्च करें तो इसे खत्म करने में 9,25,000 साल लग जाएंगे। कुछ किस्से सुनते हैं जिससे आपको इसका संदर्भ साफ होगा। अगस्त 1982 में मैक्सिको के वित्त मंत्री जेसस सिल्वा हरजोग ने एक फ़ोन कॉल किया और ये कॉल वित्तीय इतिहास के गलियारों में लंबे समय तक गूंजता रहा। हरजोग ने कहा कि मैक्सिको अपने $80 बिलियन के कर्ज का भुगतान नहीं कर पाएगा। इस कबूलनामे के बाद लैटिन अमेरिका का लास्ट डिकेड शुरू हुआ, यानी वो एक दशक जब इस भूगोल के देशों का कर्ज जो 1975 में $75 बिलियन था, 1983 में $315 बिलियन हो गया, जो उस वक्त इस क्षेत्र के जीडीपी का 50% था। पूरे महाद्वीप में प्रति व्यक्ति आय गिर गई, वास्तविक मजदूरी दर 40% तक कम हो गई, बैंकिंग और उद्योगों के मुनाफे का बड़ा हिस्सा मिट्टी में मिल गया। आइए आगे बढ़ते हैं एशिया की तरफ। करीब 15 साल बाद जुलाई 1997 में थाईलैंड की करेंसी भाट पर संकट आया। विदेशी पूंजी दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों से भागने लगी। यहाँ तो विदेशी कर्ज जीडीपी अनुपात पहले से 100% था, जो बढ़कर 167% पर पहुँच गया, और जो सबसे प्रभावित देश थे उनमें कर्ज और जीडीपी का अनुपात 180% से ऊपर पहुँचा और कर्ज का बम फट गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के लिए $40 बिलियन की मदद दी, लेकिन तब तक इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं कर्ज से तबाह हो चुकी थी। 2008 का संकट भी याद ही कर लिया जाए, जब अमेरिका में घरेलू मॉर्टगेज कर्ज बढ़ा और जो कर्ज का प्रतिशत 1990 में जीडीपी का 46 था, वो बढ़कर 73% हो गया और $10.5 ट्रिलियन का कर्ज बकाया हो गया। जब ये ताश का महल ढहा तो विश्व अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। केंद्रीय बैंकों के $2.5 ट्रिलियन के सरकारी कर्ज की खरीद करनी पड़ी, $1.5 ट्रिलियन बैंकों को दिए गए और नई पूंजी के लिए दुनिया के इतिहास का ये सबसे बड़ा मौद्रिक बेलआउट था। अर्जेंटीना, ग्रीस, श्रीलंका, छोटे उदाहरण तो बहुत तेरे हैं। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि कर्ज सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि कर्ज जीवन बदलने वाली ताकत है। अब जब 2025 की दूसरी तिमाही में ग्लोबल कर्ज 338 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, तो बात इसे चुकाने की नहीं है, बल्कि इससे बचने की या इसे खत्म करने की है। तो आइए इस संकट के भीतर चलते हैं। आपका सवाल होगा कि 337 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े से कुछ समझ पाना मुश्किल है, कहाँ किस पर कितना कर्ज है। पहली चीज़ तो समझना ज़रूरी है कि ये समग्र कर्ज है जो सरकारों ने, लोगों ने, कंपनियों ने ले रखा है, और इस कर्ज का पैमाना इतना विशाल है कि इसे आसानी से खोल पाना मुश्किल है। 2025 की पहली छमाही में ही दुनिया के कर्ज में करीब $21 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई, और ये बढ़ोतरी अब 2020 में कोविड के दौरान जो कर्ज लिए गए थे उसके बराबर पहुंच गई। दुनिया के कुल कर्ज का स्टॉक वैश्विक जीडीपी के 324% तक पहुंच गया है। इसे ऐसे समझें कि पूरी दुनिया सामूहिक रूप से अपने सालाना आर्थिक उत्पादन के मूल्य से 3 गुना ज़्यादा कर्ज ढो रही है। यानी इस समय पिछले 3 सालों में दुनिया ने जितना उत्पादन किया है वो इस कर्ज के सामने छोटा है। इनमें भी सरकारों का कर्ज यानी सार्वजनिक कर्ज अब लगभग $100 ट्रिलियन के आसपास है, 99.2 ट्रिलियन, जो ग्लोबल जीडीपी का 93% है। निजी कर्ज तो और बड़ा है, 151.8 ट्रिलियन है, जीडीपी का 143% है। मतलब, लेकिन ये जो मोटे और बड़े आंकड़े हैं ये क्षेत्रीय असमानताओं को छिपाते हैं, और इसके लिए आप ये टेबल देखिए तो आपको स्पष्ट होगा कि कर्ज की परिस्थिति कहाँ क्या दिखाई दे रही है। जैसे इसमें ध्यान से देखें, अमेरिका कर्ज का चैंपियन है, जहाँ कुल कर्ज 98.8 ट्रिलियन है, और दुनिया में जितना कर्ज है उसका 39% कर्ज अकेले अमेरिका में है। मगर अंदर की बात यह है कि चीन की स्थिति थोड़ी ज़्यादा चिंताजनक है। चीन के कर्ज की दिशा चिंताजनक है। उसके सरकारी कर्ज में बीते 1 साल में बढ़ोतरी हुई है, जीडीपी में 82% से बढ़कर 88% हो गया है, जबकि निजी कर्ज जो कंपनियों को दिया गया है वो जीडीपी के 206% तक पहुंच गया है। भारत और ब्राज़ील में प्राइवेट सेक्टर के कर्ज तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उभरते बाजारों में अब सामूहिक रूप से करीब $109 ट्रिलियन का डेट है, जो कि कर्ज जीडीपी के अनुपात के मामले में महामारी पूर्व के का जो स्तर था 242% उस रिकॉर्ड को छू गया है।
और सबसे खतरनाक तथ्य है कि 2025 के अंत में, यानी इस वित्त वर्ष के अंत तक, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इन देशों को $3.2 ट्रिलियन के बॉन्ड और डेट की अदायगी करनी है, उन्हें चुकाना है, जो ऐतिहासिक स्तर पर लिक्विडिटी का संकट पैदा कर सकता है। अब एक और पैमाना समझते हैं। ग्लोबल कर्ज को कर्ज और जीडीपी के अनुपात में नापा जाता है, क्योंकि इससे कर्ज चुकाने की क्षमता का संकेत मिलता है। ये अभी 324% के ऊपर है, लेकिन इसका भी ग्लोबल आंकड़ा सही तस्वीर नहीं बताता। जैसे कि कनाडा, चीन, सऊदी अरब और पोलैंड जैसे देशों में डेट टू जीडीपी रेशियो, कर्ज जीडीपी अनुपात में सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है। सबसे चिंताजनक रुझान उभरते बाजारों में है, जहां कर्ज से जीडीपी का अनुपात 242.4% को छू गया है। अगला सवाल, इस कर्ज के भीतर क्या है? इसका आंतरिक ढांचा क्या है और किसकी कितनी देनदारी है? दरअसल कर्ज का मर्ज अब सरकारों के बजट से लेकर आपके रसोई घर की मेज तक फैला है। और आपको यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सभी कर्ज एक जैसे नहीं होते। कर्ज की संरचना इस बात पर निर्भर करती है कि कर्ज किसने लिया है, उसकी मैच्योरिटी क्या है, यानी उसे कब चुकाया जाना है। आज जो कर्ज का पहाड़ हमें दिख रहा है, उसमें 40% सरकारी है और 60% निजी देनदारियों से बना है। लेकिन यहाँ भी असली बात मोटे आंकड़ों के भीतर छिपी है। इसलिए सबसे पहले आप एक टेबल देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कर्ज के भीतर क्या है। कर्ज के पूरे समूह के अंदर निजी कर्ज की, प्राइवेट कर्ज की बढ़ोतरी अब सबसे तेज है और ये सबसे कमजोर हिस्से के तौर पर सामने दिखाई दे रहा है। दुनिया का जो डोमेस्टिक डेट है, जो घरेलू कर्ज है, 2024 के अंत में वो $64 ट्रिलियन पर पहुंच गया, जिसका औसत कर्ज जीडीपी अनुपात 62.6% है। एक बार डोमेस्टिक डेट की कर्ज की तस्वीर भी देखते हैं, घरेलू स्तर पर किस देश में कितना कर्ज है, फिर इसके बाद इन आंकड़ों को खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। और इस टेबल में आपको ये भी दिखाई देगा कि घरेलू कर्ज कितना है, कुल राशि कितनी है, बॉन्ड से कितना कर्ज लिया गया, क्रेडिट कार्ड का कर्ज कितना है और इसका रुझान क्या है, कहाँ बढ़ोतरी हो रही है और कहाँ कमी हो रही है। अमेरिका में घरेलू कर्ज तीसरी तिमाही में इस साल की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड $18.60 ट्रिलियन पर पहुंच गया, जो सिर्फ 3 महीनों में $197 बिलियन बढ़ा है। इसमें मॉर्गेज क्रेडिट है, यानी जो घरों के बदले लिया जाने वाला कर्ज है, क्रेडिट कार्ड है, स्टूडेंट लोन है और ऑटो लोन है। डिफ़ॉल्ट रेट अमेरिका में 4.5% तक चढ़ गए हैं। फिर भी जीडीपी के 69% के आधार पर अमेरिका का घरेलू कर्ज, डोमेस्टिक कर्ज, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मानकों के मामले में मध्यम स्तर पर है। स्विट्जरलैंड में यह प्रतिशत 125% है, ऑस्ट्रेलिया में 112% है और कनाडा में 100% से ऊपर है। चीन में घरेलू ऋणों का 65% हिस्सा मॉर्गेज लोन्स हैं, यानी जो मकान के बदले लिए गए कर्ज हैं। अभी रियल एस्टेट क्रैश हुआ है चीन में और इसलिए इस पर बड़ा संकट है। चीन में 2021 से 2024 के बीच में घरेलू बचत 50% तक बढ़ी, लेकिन इस बीच में चीन में बकाया ऋण, जो परिवारों पर घरेलू कर्ज थे, वो बढ़ गए। जापान एक नए तरीके की व्यवस्था लेकर उभरा है। जापान पिछले 2 दशकों से चुपचाप डोमेस्टिक कर्ज को कम कर रहा है, क्योंकि एक तो आबादी बुजुर्ग है, उसके पास खपत नहीं है और दूसरी चीज़ बाजार में मांग नहीं है। भारत का अलार्म सबसे तेज है कर्ज के मामले में, खासतौर से डोमेस्टिक डेट के मामले में। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि भारत का जो घरेलू कर्ज है, डोमेस्टिक कर्ज जो लोगों ने ले रखा है क्रेडिट कार्ड के जरिए मकान और कार के लिए, ये 2011 में जीडीपी के 8% से बढ़कर 2024 में 17.1% हो गया और दिसंबर 2024 में ये 41% से ऊपर निकल गया था। 2019-20 से 2024-25 के बीच में घरेलू देनदारियां 102% बढ़ी, जबकि एसेट्स क्रिएशन, जो परिवारों ने संपत्तियां बनाई, वो केवल 48%। प्रति व्यक्ति कर्ज 2 सालों में 3.9 लाख रुपए से बढ़कर 4.8 लाख रुपए हो गया है। भारत का कर्ज अब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम का 25 से 26% हिस्सा खा रहा है। भारत में 55% घरेलू कर्ज नॉन हाउसिंग है, यानी केवल खुदरा क्रेडिट कार्ड है जो खपत के लिए लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड के जरिए गोल्ड लोन, संपत्तियों को बनाने वाले कर्ज का हिस्सा बेहद कम है, जिनसे ज़मीन और मकान बनते हैं। 2008 के संकट के बाद सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें ये पता रहे कि कर्ज को संभाल कौन रहा है और किसने इसे खरीद रखा है, क्योंकि उन्हीं को इसे चुकाया जाना है। इसलिए आप ये भी देख लीजिए,
अमेरिका में शॉर्ट टर्म कर्ज कुल उधार का 20% है, जिसमें हाल के ट्रेजरी इशुएंस को जोड़ लिया जाए तो 80% शॉर्ट डेटेड सिक्योरिटी हैं। और इसलिए अमेरिका का बाजार कांपता है जब भी कर्ज के आंकड़े आते हैं, क्योंकि खतरनाक बदलाव है। छोटी अवधि के कर्ज को बार बार रोल ओवर करना पड़ता है और इसलिए अमेरिका में शटडाउन होते हैं, सरकारें बंद होती हैं, फिर सरकार को कर्ज की सीमा बढ़ानी पड़ती है, नया कर्ज लेना पड़ता है और उससे पुराना कर्ज चुकाया जाता है। इस शॉर्ट टर्म कर्ज के कारण ब्याज दरों में अचानक बढ़ोतरी होती है, निवेशक सरकार को कर्ज नहीं देते और सरकारें कमजोर होती चली जाती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे, उसने कहा कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा उसका छोटी अवधि का शॉर्ट टर्म डेट है, क्योंकि इससे बैंकों की और सरकारों की मौद्रिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। सरकार हमेशा अपने केंद्रीय बैंकों पर इस बात के लिए दबाव बनाती है कि ब्याज दरों में कम करें, और वही हमने अमेरिका में देखा जब डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच में सीधा खुला टकराव हुआ और अंततः जेरोम पावेल को ब्याज दरों में कमी करनी पड़ी। अमेरिका में प्राइवेट इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड, इसके साथ जो प्राइवेट बॉन्ड इन्वेस्टर्स हैं, ये सरकार के जो राष्ट्रीय कर्ज का लगभग 2/3 हिस्सा ले रखते हैं। इनके का निवेश इसमें है। मार्च 2025 तक इनका टोटल निवेश है, की जो डेट होल्डिंग थी वो $24.4 ट्रिलियन थी। यानी ये वो निवेश या वो कर्ज है जिसमें आम लोगों की बचतें लगी हैं। इसके अलावा विदेशी लेनदार भी हैं। जापान, यूनाइटेड किंगडम और चीन अमेरिका के पब्लिक डेट में करीब 32% का हिस्सा रखते हैं। अब चीन में देखते हैं। चीन की तस्वीर और ज़्यादा धुंधली और जटिल है। आधिकारिक रूप से यहाँ कर्ज और जीडीपी का अनुपात 88% है, जो मोटे तौर पर संतुलित दिखाई देता है। लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट्स का, कंपनियों का और प्राइवेट कर्ज को जीडीपी के अनुपात में देखा जाए तो 123% हो जाता है। घरों के बदले यानी मॉर्गेज कर्ज को मिलाने पर चीन का कुल राष्ट्रीय कर्ज जीडीपी के 300% से ऊपर निकल जाता है। यानी चीन भी उसी टाइम बम पर बैठा हुआ है जो परिस्थिति अमेरिका की है। आपका सवाल होगा, ठीक है, ये आंकड़े हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं? हमारी तो जिंदगी ठीक चल रही है। दरअसल इस बड़े पैमाने पर का कर्ज हमारे और आपके सर पर टंगा हुआ टाइम बम है। ऊंचा कर्ज सरकारों के खर्च बांध देता है, टैक्स बढ़ाने को मजबूर करता है, बैंकों को ज़्यादा पूंजी छापनी होती है और फिर मुद्रा कमज़ोर होती है। राज्य सरकारें जब रियायतें बांटती हैं और उनके टैक्स बराबर राजस्व लेकर नहीं आते तो उन्हें कर्ज लेने जाना पड़ता है। भारत के तमाम राज्यों की परिस्थिति ये है। बिहार की परिस्थिति आने वाले दिनों में ऐसी ही होगी, हाल के चुनाव के दौरान जो हमने देखा है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर समझें तो जब मुद्रा कमजोर होती है तो मुद्रा अस्थिरता के कारण पूंजी भागना शुरू होती है और विनिमय दरें गिरती हैं। 1997 में एग्जैक्टली यही स्थिति थाईलैंड में बनी थी और आज उभरते बाजारों में ये कर्ज वैसा ही खतरा बना हुआ है। अभी अगले 6 महीने में भारत की केंद्र और राज्य सरकारों को रिकॉर्ड कर्ज लेना है। जीएसटी कटौती का असर दिखाई दे रहा है। आरबीआई बुरी तरह सासत में है। केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व उसके खर्च से बराबर नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए रिजर्व बैंक को तमाम जुगाड़ करने पड़ रहे हैं। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। राजकोषीय जो भारी कर्ज है, ये आईएमएफ और मूडीज की रिपोर्ट से निकले हैं। ये बताते हैं कि जो कर्ज का बोझ है वो अब और एक सीमा से अधिक टाला नहीं जा सकता और इसलिए आप अगर ध्यान से देखें तो मैक्रो स्थिति में इसके प्रमुख प्रभाव राजकोषीय ताकत को सीमित करते हैं। थाईलैंड और भारत उभरते बाजार ऐसे दिखाई दे रहे हैं। माइक्रो लेवल पर ये उधार की लागत ऊंची करते हैं, खरीदारी की शक्ति घटाते हैं और निवेशकों के लिए बड़े जोखिम दिखाई देते हैं। अगर आप इटली की परिस्थिति को देखने की कोशिश करें, इटली में बॉन्ड यील्ड ऊपर चढ़ने से छोटे निवेशक और छोटे उद्योगों से ऊंचा प्रीमियम मांगा जा रहा है। जापान में निश्चित आय पर निर्भर रिटायर्ड लोग लगातार मुद्रास्फीति के बीच अपनी खरीदारी शक्ति को मुरझाते हुए देख रहे हैं। अर्जेंटीना में कर्ज संकट पुरानी बीमारी बन गया है और मुद्रा अवमूल्यन ने संकट को स्थायी कर दिया है। निवेशकों के लिए भी हिसाब बदल जाता है। जोखिम के प्रीमियम फैल रहे हैं, खासतौर से उभरते बाजारों में क्रेडिट डाउनग्रेड बढ़ रहे हैं। मूडीज़ ने तो मई 2025 में यानी इस साल अमेरिका की संप्रभु रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, जिससे $36 ट्रिलियन का जो राष्ट्रीय कर्ज था उसको लेकर संकट खड़ा हो गया। अमेरिका की सरकारी कंपनियों के लिए जो औसत डिफ़ॉल्ट जोखिम है 2024 के अंत में वो 9.2% पर पहुंच गए थे, जो 2008 का जो संकट आया था उसके बाद सबसे ऊंचा स्तर है और ये जोखिम बराबर बने रहने की संभावना है। आपका सवाल होगा कि इन जोखिम की रोशनी में निवेश करने वाले क्या करेंगे? वो बॉन्ड निवेशक जिन्होंने सरकार के बॉन्ड में निवेश कर रखा है, उनका क्या रुख होगा? यकीनन इस परिस्थिति में ग्रीस याद आता है जो डिफ़ॉल्ट हुआ था। बॉन्ड बाजार में बॉन्ड विजिलेंटेस की वापसी हो रही है। ये नाम आपको अब बार बार सुनाई देगा। 1990 के दशक में इनकी ताकत ने फिजूल खर्ची करने वाली सरकारों को रोका था।
ये निवेशक अरबों डॉलर की पूंजी से लैस हैं। जब भी राज्य सरकारों की राजकोषीय नीतियां लापरवाह लगती हैं तो ये सरकारी कर्ज को बड़े पैमाने पर बेचते हैं, जिससे यील्ड ऊपर चढ़ जाती है और सरकारों को खर्च काटने पर मजबूर होना पड़ता है। बीते 2 दशकों तक बॉन्ड विजिलेंस बाजार से गायब रहे, क्योंकि केंद्रीय बैंकों ने सरकारी बॉन्डों की खरीद का कार्यक्रम चलाया, मुद्रास्फीति को कम रखने की कोशिश की। लेकिन अब बाजार ये बता रहा है कि इस 337 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज को देखने के बाद बॉन्ड विजिलेंस बाजार में लौट आए हैं और बेहद गुस्से में हैं। जरा ये टेबल आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि दुनिया भर में बॉन्ड यील्ड कैसे बढ़ रही है। बॉन्ड विजिलेंस की सक्रियता का सबसे बड़ा असर 2022 में ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में दिखा, जब नई सरकार ने बिना फंडिंग वाले बड़े टैक्स कट की घोषणा की। गिल्ट की कीमतें ढह गईं। 30 वर्ष के बॉन्ड की यील्ड एक सप्ताह में लगभग 80 बेसिस पॉइंट ऊपर चली गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड को पेंशन फंड में बिकवाली रोकने के लिए 100 बिलियन पाउंड की इमरजेंसी गिल्ट परचेज करनी पड़ी। और हुआ क्या, आप याद कीजिए, ठीक इसके बाद प्रधानमंत्री लिज ट्रस को सिर्फ 49 दिनों में इस्तीफा देना पड़ा। और यह है वो बॉन्ड बाजार की ताकत। फ्रांस को भी अभी भी ऐसी ही सजा मिली है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच सरकार खर्च कटौती लागू करने में जूझ रही है। 10 वर्षीय फ्रेंच बॉन्ड की यील्ड 3.5% तक ऊपर चढ़ गई है और फ्रांस की यील्ड अभी ग्रीस से ऊपर और इटली के बराबर है। बाजार करीब से देख रहे हैं कि क्या फ्रांस अपनी राजकोषीय विश्वसनीयता वापस पा सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्रांस के बॉन्ड्स में बड़ी बिकवाली आ सकती है। यहाँ तक कि अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड सितंबर 2024 के अंत से 1% ऊपर जा चुकी है। बॉन्ड निवेशक आक्रामक हैं, सरकार की राजकोषीय नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। 30 वर्ष की बॉन्ड यील्ड 5% से ऊपर चली गई है। विश्लेषक पूछ रहे हैं कि क्या बॉन्ड विजिलेंस वाशिंगटन में अपनी ताकत दोबारा साबित कर रहे हैं। यूरो क्षेत्र में बॉन्ड विजिलेंस की सक्रियता बहुत ज़्यादा है। यहाँ के कर्ज बाजारों में निवेश फंड विजिलेंस बनकर उभरे हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के शोध से पता चला कि इन्वेस्टमेंट फंड्स ज़्यादा कर्ज लेने वाले देशों की होल्डिंग को बेच रहे हैं। मैनेजर सक्रिय रूप से उन देशों के बॉन्ड बेचते हैं जहाँ जोखिम ज़्यादा है और इससे डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है। उभरते बाजारों को तो और भी कठोर सजा मिल रही है। यहाँ बॉन्ड स्प्रेड बढ़ रहे हैं और लंबे समय के कर्ज महंगे होते जा रहे हैं। बॉन्ड विजिलेंस की वापसी के बाद अब सरकारों को कर्ज कम करने के लिए खर्च घटाने के कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। आपका सवाल होगा कि अगर बॉन्ड विजिलेंस सक्रिय हैं तो फिर केंद्रीय बैंक क्या करेंगे, उनकी क्या रणनीति है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक इस वक्त बड़ी असंभव सी दुविधा में फंसे हैं। एक तरफ उनके लिए ब्याज दरों को घटाने का दबाव है और दूसरी तरफ कर्ज है। अगर वो ब्याज दरों को ऊंचा रखकर मुद्रास्फीति से लड़ते हैं तो सरकारें और कारपोरेट डिफ़ॉल्ट करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर वो समय से पहले ब्याज दरों में कमी कर देंगे तो मुद्रास्फीति फिर भड़क जाएगी और या फिर एसेट बबल फट जाएंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 2025 में अधिकांश समय में अपनी बेंचमार्क दर को 4.25 से 4.5% के आसपास ही रखा है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ज़्यादा आक्रामक रहा। जून 2025 में उसने दरों को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 2% कर दिया, लेकिन यूरो जोन में लगातार मजदूरी का दबाव है, मुद्रास्फीति है और इस वजह से यूरो जोन के बॉन्ड निवेशक अब सक्रिय और आक्रामक हो गए हैं। जापान इस समय सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में है और बैंक ऑफ जापान सबसे नाजुक संतुलन पर है। कई दशकों से वहाँ ब्याज दरें शून्य थी, लेकिन बैंक ऑफ जापान ने 2025 में अपनी ब्याज दर को 0.5% पर बढ़ा दिया, जो 2008 के बाद सबसे ऊंचा था। फिर भी सितंबर 2025 में जब फेडरल रिजर्व ने दर की कटौती की तो येन मजबूत होने के बजाय कमज़ोर हो गया। येन इस समय करीब 3 दशक के न्यूनतम स्तर पर है और जापान की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में दिख रही है। जापान का वित्तीय बाजार कमज़ोर है और जापान की सरकार आने वाले समय में खर्च बढ़ाने के लिए और ज़्यादा कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। भारत को देखें, रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में रियायत दी। बॉन्ड बाजारों ने केंद्रीय बैंक के इस भ्रम का जवाब बाजार में ऊंची स्थिरता के साथ दिया और भारत के रिजर्व बैंक को भी सरकारों के बॉन्ड बेचने में दिक्कत हो रही है। अगर आप CBOE वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखें, जैसे कि वॉल स्ट्रीट का फेयर गेज कहा जाता है, तो 2025 में अधिकांश समय वो ऐतिहासिक सामान्य स्तर से ऊपर रहा है। तो आपके दिमाग में सवाल होगा कि इलाज क्या है, कैसे चुकाया जाएगा ये कर्ज, क्या कोई सिस्टम में बड़ा रीसेट होगा। सवाल ये अब नहीं है कि कर्ज का ये पहाड़ टिकाऊ है कि नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में ये कर्ज दर्जनों देशों के लिए चुका पाना लगभग असंभव है। सवाल यह है कि जो बहुपक्षीय संस्थाएं हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, जो इस तरीके के कर्ज का प्रबंधन करती हैं और देशों के बीच में समझौता करती, वो क्या करेंगी।
पहले समझते हैं कि क्या हो सकता है और इतने बड़े कर्ज को, इस तरह के कर्ज को संभालने के प्रयोग कब हुए हैं। इससे पहले ये आप टेबल देखिए और इसके साथ हम इस टेबल को स्क्रीन पर रखते हुए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस कर्ज से उबरने के कौन से तरीके निकाले जा रहे हैं। सबसे पहला है ब्रैडी बॉन्ड्स। 1980 के अंत और 1990 की शुरुआत में ब्रैडी बॉन्ड्स ने बड़े पैमाने पर कर्ज के पुनर्गठन का एक सॉल्यूशन दिया था, एक समाधान दिया था। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी थे निकोलस ब्रैडी, उनके नाम पर लाए गए इस प्लान ने भारी कर्ज वाले जो इमर्जिंग मार्केट्स थे उनके पुराने कर्ज के को कम मूल्य वाले और कम ब्याज दरों वाले नए बॉन्ड से बदलने की अनुमति दी। इसके साथ आईएमएफ बीच में आया और उसने फंडेड रोलिंग की, जिससे कि इन बॉन्ड्स के बदले ब्याज की गारंटी दी गई। कर्ज देने वालों के साथ आकर्षक डील हुई। 1989 से 1990 के अंत तक 17 देशों ने ब्रैडी फ्रेमवर्क के तहत अपने कर्ज का पुनर्गठन किया, जिसमें डिस्काउंट बॉन्ड्स पर 30 से 35% की भारी कटौती हुई। इधर भारी कर्ज वाले जो गरीब देश हैं, जिनको HIPC कहा जाता है, उनके लिए 1996 में खास कर्ज कटौती कार्यक्रम शुरू हुआ। इससे कर्ज राहत को उन देशों में आर्थिक सुधारों से जोड़ा गया, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के लक्ष्य रखे गए और बहुपक्षीय, द्विपक्षीय और जो कमर्शियल क्रेडिटर्स थे उनका कर्ज कम किया गया। इससे कई देशों का विदेशी कर्ज 1997 की कीमत के आधार पर करीब 60% कम हो गया। तो अब हो क्या रहा है? IMF और वर्ल्ड बैंक के भीतर एक मॉडर्न ब्रैडी प्लान चर्चा में है। इसके साथ कर्ज की कमी को अब पर्यावरण से और क्लाइमेट चेंज से जोड़ने की तैयारी हो रही है। जैसे ग्रीन एंड इंक्लूसिव रिकवरी के लिए डेट रिलीफ के एक फंड का प्रस्ताव है। इसके तहत सरकारी और सार्वजनिक कर्ज देने वाले लोग और प्राइवेट कर्ज देने वाले लोग इसमें शामिल हैं, जिनका डिफ़ॉल्ट का जोखिम सबसे ज़्यादा है। ऐसे करीब 349 देशों के करीब 317 बिलियन से 520 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज हैं, इनको सबसे ज़्यादा जोखिम में माना जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ग्रीन एंड इंक्लूसिव रिकवरी बॉन्ड की तैयारी की जाए। इसके लिए वर्ल्ड बैंक करीब 37 से 62 बिलियन डॉलर की गारंटी देगा, जिसमें 80% प्रिंसिपल होगा, 18 महीने का ब्याज भुगतान होगा और ये सुविधा स्पेशल ड्राइंग राइट्स से या वर्ल्ड बैंक की बैलेंस शीट से फंड की जाएगी। इन्हें डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप के उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और ये एक बिल्कुल नया प्रयोग है जो बाज़ारों में होने जा रहा है। ये लेन देन एक तरफ भारी कर्ज को कम करने की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ इन देश की सरकारों को पर्यावरण को सुरक्षित करने में निवेश को पर प्रेरित करेगा। एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, उसका अनुमान है कि दुनिया में जो 49 देश हैं जिन पर सबसे ज़्यादा कर्ज का जोखिम है, करीब 103 बिलियन डॉलर का उनका ऐसा कर्ज है जो इस स्वैप के जरिए फ्री किया जा सकता है और ऐसा हुआ भी है। हाल के उदाहरणों में इक्वाडोर ने, गैबन, बेलीज और काबो वर्डे ने इस तरीके के समझौते किए हैं, जिसमें जर्मनी ने करीब 150 मिलियन यूरो का एक डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप ऑफर किया है। अब ये काम कैसे करता है, इसका हिसाब आसान है। कर्ज लेने वाले देश पेरिस समझौते और ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस के जरिए जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने की शर्तें हैं, उत्सर्जन घटाने की, नेट जीरो की शर्तें हैं, उन्हें पूरा करने के कार्यक्रम तय करते हैं और वादे निभाते हैं। कर्जदार देश बिना कर्ज का बोझ बढ़ाए जलवायु परिवर्तन के रोकने में निवेश करते हैं, उत्सर्जन में कमी करते हैं। केन्या की सरकार ने 2024 में जर्मनी के साथ ऐसा ही एक डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप शुरू किया है। IMF और वर्ल्ड बैंक जो कमजोर आय वाले देश हैं उनके लिए भी डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। इस पूरी व्यवस्था में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उन्हें हासिल करने के बदले देशों को कर्ज में रियायत दी जाएगी और उनके कर्ज के का पुनर्गठन किया जाएगा। होता यह है कि इसमें सभी लेनदार एक साथ बैठते हैं, कंसोर्टियम बनाते हैं और जैसा कि कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी में होता है, कंपनियों के बैंक्रप्सी में होता है, मिलकर एक कलेक्टिव एक्शन लिया जाता है। बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कलेक्टिव एक्शन क्लॉज अब सामान्य हो गए हैं, जो मिलकर एक समन्वित पुनर्गठन बनाते हैं और इसके जरिए पर्यावरण को सुरक्षित करने की कोशिश की जाती है। ये कर्ज ग्रीक मिथक सिसिफस जैसा लगता है। ये मिथक ये बताता है कि इसमें एक अभिशप्त सिसिफस है जो अनंत काल तक एक पहाड़ी पर पत्थर को धकेलने की सजा भुगतता है। तो वैश्विक कर्ज हमारा पत्थर है। आर्थिक ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया इसे पहाड़ी के ऊपर धकेलती है और खुद को हर बार यकीन दिलाती है कि इस बार पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन संकट बार बार लौट कर आता है। मैक्सिको 1982, थाईलैंड 1997, लीमन ब्रदर्स 2008, यानी पत्थर वापस लुढ़कता है और सब कुछ जल जाते हैं। दुनिया फिर इकट्ठा होती है और फिर कभी नहीं करने का वादा करती है, नए नियम लगाते हैं और दोबारा पत्थर को ऊपर धकेलना शुरू करते हैं। अब 2025 में ये पत्थर 338 ट्रिलियन डॉलर का है,
और आईएमएफ का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे खराब स्थिति है दुनिया में कर्ज की। तो सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं है, नैतिक भी है कि क्या पूरी दुनिया के पास, जो इस समय बुरी तरह विभाजित है, एक दूसरे से व्यापार युद्ध में उलझी हुई है, अपनी सीमाएं बंद कर रही है, क्या वो उसके पास इतना साहस है कि वो इस सिस्टम को ढहने से बचा लेगी और इसका पुनर्गठन करेगी। यहाँ एक ध्यान रखना ज़रूरी है, उम्मीद बेहतर है, पर कर्ज के पुनर्गठन के लिए को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले एक दशक में जितनी भी कोशिशें हुई हैं उनके कोई बड़े नतीजे निकल कर नहीं आए हैं। खतरा सबसे ज़्यादा छोटे और गरीब देशों पर है, जहां डिफ़ॉल्ट की संभावना अगले कुछ महीनों में हमें निकलती दिखाई देगी। श्रीलंका का हश्र हमारे सामने है, जो अभी हमने इन्हीं 2-3 सालों में पीछे देखा था। अर्थम में आज इतना ही, फिर लौटेंगे अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। लेकिन अगर आप किस्सों कहानियों में रुचि रखते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम मशीन को फॉलो करिए। खबरों के पीछे जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हर खबर के क्या के पीछे क्यों छिपा है, तो फिर प्राइम मेंबरशिप लीजिए बोनस की, जहाँ पर एक विशेष शो है द वाई फैक्टर, जिसे जो नियमित रूप से आपको उन खबरों के बारे में बताता है जो शायद आपको कहीं सुर्खियों में नहीं दिखती और आपकी ज़िंदगी को और दुनिया को प्रभावित करती हैं। और किताबों की दुनिया में अगर आना जाना है तो जुड़िए इंस्टाग्राम पर बुकनू में, जहां हम हर सप्ताह में 2 सप्ताह में एक बार एक किताब को लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि उस किताब को आपके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है और उस किताब के पीछे की कहानी क्या है। अर्थ में आज इतना ही।